ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। खेती बाड़ी के साथ डेयरी व्यवसाय भी काफी तरक्की कर रहा है। जो किसान बड़े पैमाने पर डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके सामने अक्सर पशुओं का दूध दोहने के लिए मजदूर की समस्या बनी रहती है, जो कि काफी महंगा होता है। साथ ही इससे दूध क्वालिटी और मात्रा भी प्रभावित होती है। ऐसे किसानों के लिए अब कृषि वैज्ञानिकों ने दूध दोहने की मशीन विकसित की है, जो कम खर्च में दूध दोहने का काम काफी सरलता से कर रही है। तो आइए इस मशीन के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर के कृषि इंजीनियर अभिषेक कुमार से। मैं आपको आज मिल्किंग मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। मिल्किंग मशीन का मुख्यतः कार्य है जो है हमारे पशुओं से दूध को ऑटोमेटिकली निकालना। तो उसका प्रोसेस पहले जानते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो उसमें टिट कप्स होते हैं और फिर वैक्यूम पंप होता है, आपका मिल्किंग लाइन होता है और रिजर्वायर होता है और एक पल्सेटर होता है। तो इसमें कैसे पूरी प्रक्रिया होती है इसे हम जानते हैं। पशुपालक भाइयों, बड़े डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालना काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि एक तो मजदूर समय पर नहीं मिलते और यदि मिलते भी हैं तो दूध निकालने में समय और श्रम भी अधिक लगता है। तो ऐसे में मिल्किंग मशीन से दूध निकालना काफी आसान है। मिल्किंग मशीन से समय और श्रम की भी बचत होती है। तो इसमें सबसे पहले जो टिट कप्स हैं उसे हम जो है थन पर लगाएंगे और ये लगाने से पहले सबसे पहले थनों को और टिट कप्स को अच्छे से धो देंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले और हमारा दूध का क्वालिटी भी बढ़िया हो। तो उसके बाद फिर लगा करके टिट कप्स को टाइट करके लगाएंगे, क्योंकि अगर वो टाइट नहीं रहेगा तो वैक्यूम लीक होगा, तो फिर मिल्किंग सही से नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर जो है आप उसे लगाएंगे और एयर टाइट वे में टिट कप्स को लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करते ही जो है वैक्यूम बन जाएगी मशीन में और हमारा सारा जो है मिल्क जो है वो पल्सेटिंग मोड में आपके पशुओं से जो है मिल्किंग लाइन में जाएगा। मिल्किंग लाइन से रिजर्वायर में जाके स्टोर होता जाएगा। अब पल्सेटर का क्या काम है? पल्सेटिंग का ये काम है कि पल्सेटर जो हमारा कंपोनेंट लगा है, मशीन जो है ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम की ओर, वैक्यूम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर बार बार वो जो है होता रहता है, वेरी होता रहता है। तो ये सारा जो है तरीका था। पहले टिट कप्स हमने लगाया, वैक्यूम के बाद फिर जो है वो आपका दूध जो है मिल्क लाइन से होते हुए पल्सेटिंग मैनर में वो पहुंच गया मिल्किंग लाइन में, फिर रिजर्वायर में, और फिर हम मशीन बंद कर देंगे तो आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा टिट कप्स, जो उसे आप किसान भाइयों एवं बहनों जो है उसे आप निकाल सकते हैं। पशुपालक भाइयों, मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से लागत में काफी कमी आती है, साथ ही समय की बचत भी होती है और दूध में किसी प्रकार की गंदगी, धूल गिरने की संभावना नहीं रहती है। सबसे खास बात यह है कि पशुपालक के दूध निकालते समय उनके खांसने और छींकने से भी दूध का बचाव होता है और मिल्किंग मशीन द्वारा कम खर्च में दूध आसानी से निकाला जा सकता है। किसान भाइयों एवं बहनों को एक जो कुछ सावधानियां हैं जो जिन्हें ध्यान रखना है मिल्किंग मशीन ऑपरेट करते समय। पहला है कि वैक्यूम लेवल जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा वैक्यूम लेवल मशीन में सेट करने पर जो हमारे पशुओं को जो है नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो पल्सेटिंग रेट है उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करवा के रखेंगे। जो नेचुरल, जैसे बछड़ा जो है गाय का दूध पीता है, तो उस फ्रीक्वेंसी से पल्सेटिंग रेट को मैच कराने से आपका दूध जो एक्सट्रैक्शन होगा, जो दूध निकाला जाएगा पशुओं से, वो सबसे अधिक होगा।
तीसरा जो है, आप सफाई करके रखेंगे, मिल्किंग मशीन की सफाई करके रखें, क्योंकि हम सबको पता है कि दूध में जो है बहुत प्रकार के, अनेकों प्रकार के बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, तो आप उसकी सफाई अवश्य करेंगे जिससे कि दूध की क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। और चौथा, जो टिट कप डिज़ाइन है वो अलग अलग थन और टिट्स के साइज के हिसाब से अलग अलग मार्केट में उपलब्ध है, तो आप करेक्ट टिट साइज लगाएंगे ताकि हमारे जो पशुओं को जो है वो डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। तो ये सारी सावधानियों का आप ध्यान रखते हुए मिल्किंग मशीन को चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। सूरजमुखी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिसकी खेती अपने प्रदेश में तीनों ही मौसम में सफलतापूर्वक की जा सकती है। फिलहाल सूरजमुखी के खरीफ में उगने वाले किस्मों की बुआई के लिए सही समय चल रहा है। आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। सूरजमुखी, जिसे तिलहनी फसल के रूप में जाना जाता है और बेहतर मुनाफा देने के कारण इसे नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों से अपनी उत्पादन क्षमता और अधिक मूल्य के कारण इसकी खेती प्रदेश के किसानों में लोकप्रिय होती जा रही है। इसकी खेती करने से किसानों को खाद्य तेल उपलब्ध होता है, जो कि दिल के मरीजों के लिए अच्छा होता है। किसान भाइयों, इसकी खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों ही मौसम में की जाती है, लेकिन उत्तरी भारत के लिए सबसे सही मौसम जायद का होता है, क्योंकि इस मौसम में मधुमक्खी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, जो इसकी पैदावार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों के खेत आलू, सरसों या अन्य फसलों से खाली हो रहे हैं, तो वह किसान इस समय सफलतापूर्वक सूरजमुखी की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 125 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 70 किलोग्राम MOP प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 40 किलोग्राम और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती के लिए आप इसकी संकुल प्रजाति मॉडर्न और सूर्या का चयन करें, जो 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है और इनकी औसत उपज क्षमता 10 से 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। इसके अलावा जो किसान भाई इसकी संकर प्रजातियों की खेती करना चाहते हैं, तो वह इसकी KVSH1 SH 3322 का चयन करें, जो 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।
जिनकी औसत उपज क्षमता 18 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी संकुल प्रजातियों का 12 से 15 किलोग्राम और संकर प्रजातियों का 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, बुआई से पहले बीजों को 12 घंटे पानी में डुबोकर और उसके बाद 3 से 4 घंटे छायादार स्थान में सुखाकर बुआई करने से बीजों का अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई लाइनों में करें, जिसमें लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। सूरजमुखी फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडीमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे कर दें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। और ऐसी फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को